हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट एंड लेट। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी एमसीक्यू की, उसमें एसी सर्किट का हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फेजर्स वी यूज द फॉर्म। देखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगुलर फॉर्म हमेशा यूज होता है किसके लिए? एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको ए प्लस मान लीजिए आई बी दिया है। आई क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। इसे आयोटा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -√-1 होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको दो ऐसे टर्म ऐड करने हो, ए प्लस आई बी या सी प्लस आई डी, तो आप सिंपल क्या करते हैं? आप रियल रियल पार्ट ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ए प्लस सी कर सकते हैं आप, और प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी रहने दीजिए, और जो पार्ट है उनको ऐड कर दीजिए, बी प्लस डी, ठीक है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा इस बात के लिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा आप क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फेजर वी यूज। देखिए, इसका आंसर है पोलर फॉर्म, ठीक है। बी पार्ट होगा इसका। क्यों होगा? मान लीजिए कोई आपको दिया हुआ है कि ए एक क्वांटिटी है, ए एंगल θ1, दूसरी दी हुई है बी एंगल θ2। अगर मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। मान लीजिए ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, ठीक है। तो हमें अगर मान लीजिए कि x इंटू वाई करना है, ठीक है, लेट से अगर हमें x इंटू वाई करना है, तो सिंपल क्या करेंगे? आप a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, और एंगल क्या होता है? वो ऐड हो जाते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना है, x बाई वाई करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे? a बाई ए एंगल θ1 कर दीजिए, b एंगल θ2 कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, जैसे आप डिवाइड करते हैं, a बाई बी हो जाएगा, और एंगल इस बार जो नीचे है डिनोमिनेटर में, वो माइनस साइन के साथ या फिर चेंज साइन के साथ ऊपर आएगा। तो θ1 नीचे वाला क्या है? प्लस θ2 है, वो -θ2 होकर आएगा। सिंपल। तो इसलिए याद रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं पोलर फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ वोल्टेज ऑफ 2 प्लस 5J एंड अनदर वोल्टेज ऑफ 3 प्लस 6J flows through two different resistors connected in series in a circuit, find the total voltage in the circuit। दो वोल्टेज अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं। देखिए, यहां पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में J को माना गया है √-1, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि वैसे जानते हैं आप, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में I रिप्रेजेंट करता है करंट, ठीक है। तो दोनों क्वांटिटी को आपको ऐड करना है, 2 प्लस 5J और 3 प्लस 6J, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो जैसा मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, रियल रियल जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 कर दीजिए, और प्लस इमेजिनरी पार्ट भी ऐड कर दीजिए, 5 प्लस 6। तो आपको क्या मिलेगा? ये 5 प्लस J11, ठीक है। ये है आपका आंसर। द आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम एक्सिस ऑफ एन एसी फेजर रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हमेशा कि टाइम एक्सिस जो होती है हमेशा फेज एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स। देखिए, जब भी कोई हम फेजर बनाते हैं लाइक दिस इज रेफरेंस, मान लीजिए ये फेजर है, ठीक है। तो इसका जो ये लेंथ होती है, ये हमेशा मैग्नीट्यूड दिखाती है, और ये पार्ट क्या है? ये आपका एंगल दिखाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लेंथ ऑफ द फेजर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। सिक्स क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अ मीटर एंड वोल्ट मीटर आर कैलिब्रेटेड टू रीड, याद रखिएगा, आरएमएस वैल्यू। क्यों? क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है देन दी एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है? ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है। इसीलिए अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजुअली फेजर डायग्राम्स आर ड्रॉन रिप्रेजेंटिंग। देखिए, इसका आंसर आरएमएस वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि जब भी हम फेजर डायग्राम की बात करें, हम किसी सर्किट की बात करें, तो हम करंट और वोल्टेज मेजर किससे करते हैं? अमीटर से, ठीक है, अमीटर से या वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ठीक है।
तो जब हम उनसे ही मेजर कर रहे हैं, और एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, इनसे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, आरएमएस वैल्यू। क्यों लेते हैं आरएमएस वैल्यू, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट होती है। तो इसीलिए जो फेजर भी जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो भी क्या होगा, आरएमएस वैल्यू से ड्रॉ होगा। The eighth question is, if two current phasors having magnitude 12 ampere and 5 ampere intersect at an angle of 90 डिग्री। देखिए अगर मान लीजिए, ऐसे सिंपल मान लेते हैं कि कोई 5 एम्पियर का, या फिर मान लीजिए ये 12 एम्पियर मान लेते हैं, इसको कोई भी मान लीजिएगा, 12 एम्पियर मान लीजिए ये है, और कह रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, ये मान लीजिए 5 एम्पियर है। देखिए लेंथ में थोड़ी सी डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा इसको हम लंबा कर देते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए थोड़ा और कर दिया हमने, दिस इज लेट्स से 12 एम्पियर, ठीक है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट जब भी आप निकालते हैं क्या करते हैं, आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं। इनको जब आप यहां से मिलाते हैं, यही आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालने हैं हम, तो वो क्या होता है, मान लीजिए दो करंट हैं, तो हम लिख सकते हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन I1 एंड I2, एंगल बिटवीन I1 एंड I2। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट करेंगे तो I1 स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस 60, सॉरी कॉस 90 डिग्री। एंगल क्या है इनके बीच का, 90 डिग्री, तो कॉस 90 कर देंगे आप। कॉस 90 जीरो होता है जानते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 144 प्लस 25 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में, दैट इज इक्वल टू 169, दैट इज इक्वल टू 13 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है आपका, ए पार्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू करंट फेजर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए यहां पर डिफरेंस बस इतना ही है कि थीटा इस बार क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, और I1 I2 वैल्यूज मिली है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट करंट का, तो लेट्स से सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। I1 स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 60, ठीक है, और कॉस 60 वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 25 प्लस 100 प्लस, यहाँ पर अगर आप cos 60 1/2 आएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 50, ठीक है। तो ये आ गया आपका रूट ऑफ वैल्यू कितनी आएगी 175। तो ये वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है अप्रॉक्स 13.23 एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। The next question is, the instantaneous values of two alternating voltages are given as V1 दिया है, V2 दिया है। देखिए यहाँ पे सीधे आप क्या करते हैं, पहले वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं, दूसरे का निकालते हैं। सम करना है तो आप सम कर देंगे, ठीक है। तो लीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वन क्या होगा, दोनों का पहले एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। 40 एंगल क्या है 0 डिग्री, दूसरे का क्या होगा 60 एंगल -π/3, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने, देखिए मैंने इसको कंपेयर किया है, Vm साइन थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ये है। तो मैंने इसका पोलर फॉर्म लिखा कैसे है, इसको लिखा है मैंने Vm एंगल 5 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा है यानी साइन ओमेगा टी है, प्लस कुछ नहीं है तो प्लस 0 कर दिया मैंने वहां पर, इसलिए 40 एंगल 0 आया, 40 Vm हो गया 5 0। यहां पर देखिए V2 में यहां पर ये हो गया Vm 60, और एंगल क्या हुआ थीटा के बाद जो भी बचा है -π/3 एंगल हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं होता है, इनके बीच में यहां पर कॉस कॉस लगा दीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, दोनों बीच में साइन साइन लगा देंगे तो वर्टिकल आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा 40 कॉस ऑफ 0 डिग्री
सम करना है तो प्लस कर देंगे 60 कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 कॉस 0 मतलब 40 आता है, कॉस 0 1 होता है, 60 और कॉस माइनस पाई बाई 3, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस माइनस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 3 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री 1/2, इसका मतलब 70 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। वर्टिकल की अगर हम बात करें, वर्टिकल तो देखिए वर्टिकल में 40, यहां सिर्फ साइन लगाना है आपको, साइन 0 डिग्री प्लस 60 साइन माइनस पाई बाई 3, साइन 0 0 होता है, और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस √3/2 आएगा, 2 से काट देंगे इसको तो -30√3 आ जाएगा, ठीक है। बस देखिए उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना होता है, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, और अगर एंगल आपको चाहिए तो वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स V/H। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो जो आपको वैल्यू मिलती है अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, क्या 70 स्क्वायर और -30√3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 87.1779 आता है, 87.1779, और एंगल जो आएगा वो लगभग -36.586 आएगा। इसको जब आप वापस उसी फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं डी पार्ट इसका आंसर होना चाहिए, सॉरी यहाँ तो कॉस है, इसका आंसर क्या होगा, ए पार्ट, क्योंकि देखिए ये साइन है, ये साइन है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, साइन होगा 87.2 साइन -36.5। देखिए सिंस आप जानते हैं कि ये एक एमसीक्यू पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है ये, एमसीक्यू है, तो आप एक अल्टरनेट वे भी ले सकते हैं, ठीक है, एक अल्टरनेटिव वे ले सकते हैं आप सीधे, अगर आपको कैलकुलेटर चलाना आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो आप सीधे लिखिए 40 एंगल 0 प्लस 60 एंगल ऑफ -π/3, आपको सीधे वैल्यू मिल जाएगी टोटल 87.17 और एंगल -36.5, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होगी तो कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं बता सकते हैं बाद में, अभी के लिए आप जान लीजिए कि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम जो हो रहा है वो कम होगा। यहाँ देखिए कितना काम किया आपने, यहाँ पे सीधे कैलकुलेटर से हो जाएगा, और कैलकुलेटर अलाउड होता है कुछ जगहों पर, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है तो वहां पर आप नहीं कर पाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टू अल्टरनेटिंग voltages आर गिवन एज V1 40 sin थीटा, V2 60 sin थीटा -π/3, फाइंड द इंस्टेंटेनियस डिफरेंस। इस बार डिफरेंस पूछा है, सेम ही प्रोसीजर है, ठीक है। इस बार अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 40 एंगल 0 लिखेंगे पहले वाले के लिए, -60 एंगल ऑफ -π/3 करेंगे। इसको जब डायरेक्ट आप निकालेंगे, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, पहले मेथड से अगर आप करते हैं तो आपको सीधे जो आंसर मिलता है, ठीक है, वो मिल जाएगा 52.91 के आसपास मिलता है, 52.91, और एंगल मिलेगा आपको 79.10, 79.10। तो आपका जो आंसर आएगा वो तो आएगा बी पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसको अगर आपको वैसे करना हो, सेकेंड मेथड से करते हैं अगर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे आप वैसे ही सेम 40 cos 0, इस बार माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस, वर्टिकल में डिफरेंस, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो 60 cos -π/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 40 आता है, 40, और यहां से आएगा आपका cos 60 1/2 -30 आ जाएगा, तो ये 10 आएगा। वर्टिकल की अगर आप बात करेंगे तो 40 साइन 0 डिग्री -60 साइन -π/3, ठीक है। साइन 0 0 होता है, यहां इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30√3, इस बार पॉजिटिव मिलेगा। मैग्नीट्यूड निकालना है अगर आपको तो h² प्लस v² कर देंगे, ठीक है, करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 52.91, और एंगल निकालना है, फाई क्या होगा, tan इनवर्स V/H करेंगे आप तो वो मिलेगा 79.10 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आते भी हैं तो ये इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा,
द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू ऑल्टरनेटिंग साइनसॉइडल वोल्टेजेस और करेंट्स कैन बी फाउंड यूजिंग। देखिए हम रिजल्टेंट फेजर डायग्राम में तो निकाल लेते हैं ट्रायंगुलर लॉ से भी, पर हम बेसिकली प्रेफर किसको करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक ही आज का वीडियो है। आई थिंक कि आपको इसमें बेटर क्वेश्चंस मिले होंगे और जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते भी रहिए, लोगों में शेयर भी करते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।